स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप इस अंतिम और 84वें एपिसोड में हम ध्वनि से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले एक नए सदवाक्य की शुरुआत करते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इस समय हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 14 ध्वनि के बारे में। इस 84वें एपिसोड में इस पाठ के भाग 6 में हम कुछ ध्वनि के और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने ध्वनि के कुछ अन्य गुणों के बारे में बात किया था। उसमें हमने यह बताया था कि ध्वनि का जो संचरण होता है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। इसके लिए हमने कई प्रकार के क्रियाकलाप भी किए थे, जैसे मेज पर ठोकर मारकर कान से सुनना। दूसरा, हमने यह भी बताया था कि ध्वनि का परावर्तन भी होता है। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया था जिसमें समान लंबाई के 2 पाइप ले करके हमने एक परावर्तक तल से घड़ी से उसकी आवाज़ दूसरे पाइप के माध्यम से सुनी थी। हमने यह भी देखा था कि ध्वनि में आपतन कोण और अपरावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। हमने प्रतिध्वनि के बारे में भी बात किया था। प्रतिध्वनि के बारे में हमने यह कहा था कि प्रतिध्वनि केवल एक बार सुनाई देती है और इसके लिए परावर्तक तल से कम दूरी स्रोत की कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए, अर्थात 16.6 मीटर से अधिक होने पर ही हमको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। उसके बाद हमने प्रतिध्वनि के उपयोग के बारे में बात किया था, जिसमें स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड क्लीनर और भी कई ऐसे चीज़ों जैसे पनडुब्बी का पता लगाना, समुद्र में मछलियों का पता लगाना, इस सब का प्रयोग प्रतिध्वनि में होता है। हमने इसके अलावा गूंज के बारे में भी बात की थी। हमने यह बताया था कि गूंज जो होता है उसकी प्रतिध्वनि बार बार आती है, जबकि जो प्रतिध्वनि होती है उसकी आवाज़ केवल एक बार पुनः परावर्तित होकर के आती है। आज हम मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका हम किस प्रकार से उनको सुन सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य अपनी जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्वनि को सुनता है उसे हम कान कहते हैं। वस्तुओं में कंपन जो होती है वह ध्वनि उत्पन्न होती है। वह वाक यंत्र के माध्यम से कंपन उत्पन्न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु के माध्यम से कंपन द्वारा ध्वनि हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है। कान का पर्दा कंपन करने लगता है और कान के अंदर की विशेष संरचना के कारण पर्दे के कंपन द्वारा प्राप्त ध्वनि का संकेत मस्तिष्क तक हमको पहुंच जाते हैं और हमको ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। कान एक कोमल और संवेदनशील अंग है, इसलिए इसकी सुरक्षा हमेशा आवश्यक है। कभी भी कान में कोई लंबे सींक या कोई अन्य ऐसा ठोस पदार्थ नहीं डालना चाहिए जिससे कि उसको नुकसान हो। अब हम बात करते हैं सुस्वर तथा शोर के बारे में। सुस्वर जिसको हम म्यूजिकल कहते हैं, जबकि शोर को हम नॉइज के नाम से जानते हैं। सुस्वर और स्वर, जो सुस्वर और शोर, ये अलग अलग ध्वनि हैं जिनका हम अलग अलग ये करते हैं। सुस्वर, जैसा कि हम जानते हैं कि यह नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि होती है जो कान पर मधुर प्रभाव डालती है। यही सुस्वर कहलाती है। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। जो हमको मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है वह सुस्वर कहलाती है। इसके लिए हम जैसे कई ऐसे जानवरों की आवाज़ होती है जो हमको बहुत ही अच्छी सुनाई पड़ती है और बहुत मधुर सुनाई पड़ती है, जबकि कई ऐसे शोर होती हैं जो हमारे कान
हमको अप्रिय लगते हैं और हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। यदि हम देखें तो कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनकी ध्वनि हमको मधुर सुनाई पड़ती है। कोयल की कूक भी हमको बहुत सुंदर सुनाई पड़ती है, इसलिए इसे हम सुस्वर कह सकते हैं। उसी प्रकार पपीहे की टेर की आवाज़ भी हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसको हम सुस्वर कह सकते हैं। संगीत वाद्य यंत्र कई ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़, जैसा कि हमने पहले बताया, कि बहुत ही उनकी आवाज़ मधुर लगती है, चाहे वह सारंगी हो, इकतारा हो, जंतर हो, रावण हत्था हो, या भपंग, सुरिंदा, सूरमंडल, हारमोनियम, डफली, नगाड़ा, मजीरा, झांझ, बांस, बांसुरी, ये सभी ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनकी हमें आवाज़ बहुत ही मधुर सुनाई पड़ती है और ये सुस्वर के अंतर्गत आती हैं। जबकि अनियमित और अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान पर कर्कश प्रभाव डालती है वह शोर कहलाती है। जैसे उच्च स्वर में बातें करना, लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज करना, या हम ये कह सकते हैं कि मच्छर की आवाज़, भिनभिनाना, मच्छर का भिनभिनाहट, और पटाखों को फूटने की आवाज़ें भी बहुत तेज होती हैं जो हमारे कान में एक कर्कश ध्वनि पैदा करती है जो बहुत ही शोर करती है। ये सभी जो ध्वनियाँ होती हैं वह शोर के अंतर्गत आती हैं। यदि हम इसके बारे में बात करें कि शोर के क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं और इसका नियंत्रण हमें किस प्रकार करना चाहिए। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को हम शोर प्रदूषण कहते हैं, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण के भी नाम से जानते हैं। वाहन की ध्वनियाँ, तीव्र विस्फोटक ध्वनि, कारखाने, लाउड स्पीकर, ये सभी जो ध्वनियाँ, इनकी ध्वनियाँ जो है वह ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। अब इनका हानिकारक प्रभाव बहुत ही होता है, इनको हम कैसे दूर करेंगे इसके लिए भी हमको अलग से इसके बारे में हमें सोचना होगा। हानिकारक प्रभाव के बारे में बात करें तो हम यह देखते हैं कि परिवेश में शोर का स्तर लगातार उच्च बने रहने पर सुनने की जो शक्ति होती है वह प्रभावित होने लगती है। इससे मनुष्य में बहरापन की स्थिति आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कई प्रकार के रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियां तथा सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं। शोर में रहने वाले बहुत से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह असामान्य सामाजिक व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात उनके व्यवहार में बहुत ही अनियमित परिवर्तन होने लगता है। अत्यधिक शोर की उपस्थिति से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा अर्थात नींद न आना, बहुत चिंताग्रसित होना, तनाव में आ जाना, ये सभी जो होते हैं वह हानिकारक शोर के प्रभाव हैं। इस प्रकार हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए हमें एक उचित उपाय करने चाहिए। अब इसके बारे में नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। शोर को नियंत्रित करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों को अच्छी रखाव के साथ साथ हमको कम तीव्रता वाले पेटीन्यूमा ध्वनि विस्तारकों का भी प्रयोग करना चाहिए। हमें वाहनों में एक अच्छे साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। साथ में सड़क के किनारे किनारे हमको चारों तरफ पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होती हैं वह ध्वनि की सबसे अच्छी अवशोषक मानी जाती है। हमें अनावश्यक पटाखे वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि ध्वनि बहुत तेज होती है और हमको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो इस प्रकार हम कई प्रकार के नियंत्रण से हमें इससे निजात मिल सकती है। और जगह जगह चौराहों पर, शहरों में हमें ध्वनि अवशोषक यंत्र लगाने चाहिए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।